डेंटल प्रॉब्लम्स की जो अकरेंस है ना हमारी पॉपुलेशन के अंदर 80% है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स डेंटल ट्रीटमेंट ऑफ सम सॉर्ट। आप जब आग के दरिया में कूदते हैं तभी गहराई का अंदाजा होता है। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं होती कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए टू सेट अप द प्लांट। डेंटिस्ट इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए या देयर आर सम अदर रीजन? वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड ही रहे ताकि हर चीज के अंदर इंपोर्ट्स होंगे तभी किकबैक्स मिलेंगे। जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो वो चीज सस्ती हो जाएगी। सस्ती होगी तो खांचे का रेट जो है कम हो जाएगा। हाई पेइंग वो है जिस डेंटिस्ट के पास रोता हुआ पेशेंट आए और बाहर हंसता हुआ निकले, वो हाईएस्ट पेइंग जॉब है। बिकॉज अ क्लिनिक और अ डेंटिस्ट इज एज गुड एज हिज स्टाफ, क्योंकि वो स्टाफ जो है ना वो आपका फेस है। ऑन एन एवरेज आपको यार 2 से 3 मिलियन रुपए तो चाहिए ही चाहिए एक रेंट की जगह पे क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए विद बेसिक इक्विपमेंट। एक पेशेंट को सुकून से स्माइल करते हुए अपने क्लिनिक से भेजोगे ना, वो 10 लोगों को भेजेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। जिस तरह से आपको पता है कि एग्जिट बेस की इस पॉडकास्ट में हम इस तरह के लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस बनाए, ताकि उनकी स्टोरी सुने, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो किया और डिफरेंट इंडस्ट्री से लेके आते हैं। इस बार जो हम गेस्ट बुलाए जिन्हें हमने, उनका ताल्लुक है डेंटिस्ट इंडस्ट्री से और हम लोगों को पता है कि डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि डेंटिस्ट कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं लोगों को, और जो डॉक्टर की हम बातें सुनते हैं कि यार डॉक्टर जो है वो इससे कमीशन लेते हैं, उससे कमीशन लेते हैं। तो आज सारी चीज़ें इनसे जानेंगे, इनसे खुलासा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साकिब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे नबील भाई? अल्लाह का लाख शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है टाइम दिया और इस पॉडकास्ट में आए, ताकि हमारी ऑडियंस को बता सकें कि डेंटिस्ट कैसे कमाते हैं पैसे। असल में नबील भाई हुआ ये है कि बचपन में ना हम भी यही सुनते थे कि डेंटिस्ट बहुत कमाते हैं, डेंटिस्ट बन जाओ। तो बचपन में एक ऑब्वियसली एक ये भी थी कि भाई माँ बाप का नाम रोशन करें, वो सब कुछ। लेकिन ऑब्वियसली बॉटम लाइन मॉनेटरी फ़ायदा भी होता है। लेकिन वही होता है कि दूर के ढोल सुहाने। आप जब आग के दरिया में कूदते हैं तभी गहराई का अंदाज़ा होता है। तो हाँ, कमाई है, लेकिन हर चीज़ जो है खून पसीना मांगती है। आपको डेंटिस्ट्री में भी आपको पढ़ाई से स्टार्ट करना होता है, क्वालिफ़िकेशन होती है। डेंटिस्ट्री जो है इसकी मज़ेदार बात ये है कि ये स्किल बेस्ड वर्क है। जैसे एक सर्जन होता है ना, वो भी डेंटिस्ट भी एक सर्जन होता है, डेंटल सर्जन होता है। उसको प्रोसीजर्स कैरी आउट करने होते हैं पेशेंट्स के ऊपर। तो आपके हाथ आपको एक तो इंटेलिजेंस चाहिए, आईक्यू लेवल चाहिए, साउंड माइंड चाहिए, उसके साथ साथ आपको साउंड बॉडी एंड साउंड स्किल भी चाहिए। आप सही टाइम पे सही डिसीजन मेकिंग करने के काबिल हों, पेशेंट को इवैल्यूएट करने के अच्छे तरीके से करें, उसकी नीड बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बना सकें। तो एक पूरा एक वेल राउंडेड एक पूरी आपको एक स्किल सेट होता है जो एक आपको कामयाब डेंटिस्ट बनाता है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, नए हर रोज़ एक नई चीज़ सुनते हैं कि ये आ रही है, वो आ रही है। हमारे मुल्क में भी पीछे नहीं है। ऑब्वियसली कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे मुल्क में और टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो आते आते टाइम लगता है उस चीज़ को, बट वही वाली बात है कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता इसमें। और फिर वही आप जो मेहनत के साथ जितनी मेहनत करोगे, अल्लाह मियाँ उसका इतना फल देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात अभी आपने बताया कि हर फील्ड में इनोवेशन हो रही है। ऑब्वियसली डेंटिस्ट की जो फील्ड है इसमें भी इनोवेशन हो रही है। आपकी माशाल्लाह से 22 साल इस पर्टिकुलर फील्ड में आपने दिए हैं। तो कोई कुछ मेन इनोवेशन बताएं कि 22 साल पहले ये चीज़ ऐसे होती थी, अब ये ऐसे होती है, और पाकिस्तान में अभी तक हम वैसे ही करते हैं। बहुत सारी शायद चीज़ें ऐसी हैं। देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था ना स्टडीज़ अपने 98 में, मैंने बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इनरोल किया था अपना बीडीएस के लिए। तो उस वक्त एक एक्साइटमेंट होती है कि यार डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो मतलब हमें रियल वर्ल्ड का भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो सेकंड थर्ड ईयर से ना हमने अपने टीचर से क्लिनिक्स पे जाना शुरू किया। तो वहाँ पे जाके उनसे प्रोसीजर सीखते थे, ये करते थे। तो उस वक्त
डेंटिस्ट्री जो थी ना, वो इट वाज लिमिटेड टू आपका फिलिंग्स, एक्सट्रैक्शंस, रूट कैनाल। अभी भी ब्रेड एंड बटर डेंटिस्ट्री का वर्ल्ड ओवर यही है। लेकिन उस ज़माने में नई नई आई थी इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट्स जो होते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ। तो उस वक्त वो ना हमारे लिए था कि यार ये अनहोनी चीज़ है। अब वही वाली बात है वक्त के साथ, अब जो है डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हर डेंटिस्ट जो है हु इज़ क्वालिफाइड टू कैरी आउट इम्प्लांट वो कर सकता है। तो मतलब उस वक्त हम लोग था कि भाई हमारे टीचर्स भी कहते हैं यार अमेरिका में पेशेंट कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, पाकिस्तान में हमने फ़लाँ नंबर का इम्प्लांट केस किया 20 साल पहले। अब हर क्लिनिक पे इतना कॉमन हो गया टेक्नोलॉजी वो। तो इसी तरह अब इसमें जो अब नई एक्साइटमेंट आई है ना वो ये है कि इम्प्लांट्स के अंदर ही, जिसको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ ऑस्ट्रिया में, उन्होंने कैड कैम जो होता है ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसके थ्रू 3D इमेजिंग की है आपके दांत की जड़ की। अब आपका जैसे लोअर जॉ है, इसमें एक दांत आपका ख़राब है, कीड़ा जो है वो दांत को ऊपर से खाता है, गला देता है, जड़ तो अंदर महफूज है ना। तो बजाय इसके कि उसकी रूट कैनाल कर रहे हैं, उसको फिर कवर लगाएं, अब उन्होंने क्या किया है, या उसकी जगह इम्प्लांट लगाएं, वो क्या करते हैं कि वो 3D इमेजिंग से उस जड़ का मॉडल बनाते हैं सिरेमिक में। फिर डेंटिस्ट वो जड़ निकालता है और उसी की जगह दांत का वो एक स्टब लगा देता है। तो ये एक लेट जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस भी चल रही है बड़े अच्छे से, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो वो लिफ्ट कम कराते हैं हमें। तो वो क्या होगा कि भाई आप डेंटिस्ट के पास गए, उसने आपके डैमेज टूथ का 3D मॉडल बनाया, एक दिन बाद आपको बुलाया, आपका दांत निकाल के दूसरे दांत की जड़ वहाँ रख दी, 2 से 3 हफ्ते में उसकी हीलिंग हुई, उसके ऊपर उसने आर्टिफिशियल टूथ लगा दिया। हीलिंग टाइम, पेनलेस और सुपर वो क्विक हो गया काम। तो मतलब ऑब्वियसली जिद्दतें आ रही हैं, बहुत आ रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वसाइल का मसला है, वरना टैलेंट यहाँ भी कम नहीं है। मैं यही सवाल पूछने वाला था कि जो इस तरह की जिद्दत, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, तो जैसे बहुत सारी फील्ड में, हर फील्ड में भी ये देखते हैं कि बाहर से चीज़ आती है और फिर यहाँ पे हम उसे मिमिक करते हैं या सीख के इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डेंटिस्ट इंडस्ट्री जो आपकी है, इसमें भी यही हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से स्टार्ट हुई ऐसी है? देखें, सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑब्वियसली साउथ एशियन डेंटिस्ट जो है ना, इनके पास क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं, हमारे पास पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बी इट इन गवर्नमेंट सेटिंग्स, इन प्राइवेट सेटिंग्स ना। तो सर्जिकली आपका साउथ एशियन डेंटिस्ट का, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपके इंडिया, इनके डेंटिस्ट का कोई नेम सानी नहीं है सर्जिकल प्रोसीजर्स, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। बट व्हेन इट कम्स टू मटेरियल्स ना, वहाँ पे हम मार खा जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना R&D है, ना मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं। तो क्या होता है कि या तो कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, वो लिमिटेड अमाउंट जो है कैटलॉग की वो इंपोर्ट कर लेते हैं, भाई यही है इस्तेमाल कर लो। भाई मुझे इससे फलां मटेरियल चाहिए, वो दूसरा चाहिए, यार या तो खुद मंगवा लो, या फिर वो इतना एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट बताएगा, आप फिर क्या होगा, यार मैं पेशेंट को किस तरह फेस करूं। तो ये लिमिटेशंस हमारे मुल्क में है। नो डाउट हमारी कौम में टैलेंट की कमी नहीं है, एक से एक टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ है, बट यहाँ पे फिर वही बात है कि बीइंग यहाँ पे वो एक रियलिटी हमें मुंह पे पड़ती है कि यार हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं अभी भी, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग अगर यहाँ पे मटेरियल्स की हो जाए तो हम भाई, हम यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म कर सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ना होने का क्या रीज़न है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं होती कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए टू सेट अप द प्लांट। तो डेंटिस्ट इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए या देयर आर सम अदर रीजंस? देखिए, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। जो सुन करने वाला इंजेक्शन होता है ना, वो एक शीशे की कार्ट्रिज होती है, वो भी हम नहीं बना सकते।
व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ केमिकल टाइप की कुछ है? उसमें केमिकल डल रहा है, शीशे की एक शीशी है, उस पर रबड़ का प्लंजर है जो आपने अपनी सिरिंज में डालना है और पेशेंट को इंजेक्शन लगा के डालना है। प्रॉब्लम है कि सबसे पहले आपकी रेगुलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप करने जाओ, फिर वो रेड टेपिज्म। अब आप बैठ के इंडस्ट्री कोई लगाने जाएं तो इतना रेड टेप हो जाता है, फलां डिपार्टमेंट फलां डिपार्टमेंट फलां डिपार्टमेंट फलां डिपार्टमेंट। वो बंदा कहता है यार मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो सारी ख़त्म हो गई है। मैं अगर वो जापान जापान से नहीं इंपोर्ट कर सकता, मैं ईरान से इंपोर्ट कर लेता हूँ स्मगलिंग वाला। ये तक होने लग गया। ईरान में मैन्युफैक्चरिंग होती है या? ईरान में आप यू विल बी सरप्राइज कि वो पूरा मतलब अपना 80% डेंटल मटेरियल जो है ईरान अपना खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि ईरान के ऊपर इतनी जो सैंक्शन और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं जबकि पाकिस्तान पे नहीं लगी हुई, तो ये कैसे कर पाया ईरान? और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी ईरान ये कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन स्पेसिफिक टू दिस इंडस्ट्री? है। विल नहीं है हमारे लोगों का। ओके। हमारे लोगों का एक देखें, आवाम का विल है, लेकिन जो हमारे अरबाब इख्तियार है ना, वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड ही रहे, ताकि हर चीज़ के अंदर इंपोर्ट्स होंगे तभी किकबैक्स मिलेंगे। हाँ, खाचे। ओके। जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो कम हो चीज़ जाएंगे। सस्ती हो जाएगी। सस्ती होगी तो खांचे का रेट जो है कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो वो लोग अपने पेट पे लात पड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतने वन साइडेड हैं या इतने वो टनल विजन वाले हैं कि वो अपने पेट की खातिर पूरे मुल्क को, खाली डेंटिस्ट्री को नहीं, वो हाँ, हर वो तो इंडस्ट्री को हर तबाह इंडस्ट्री करके में। बैठे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि जो डेंटल इंडस्ट्री है, वैसे नॉर्मली अगर आप बात करें ना, तो लोग डेंटिस्ट या दांत को ना बीमारी नहीं समझते। इन जनरल जो अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा ना, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में होता है, तो डेंटिस्ट इंडस्ट्री की उस तरह की अवेयरनेस नहीं है मेरे ख्याल से ना, जो मुझे लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर ये बताएंगे पाकिस्तान में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। देखें, यहाँ पे तो आप ना ये तंबाकू और जो गुटखा और नस्वार है ना, इसको दुआएं दें। अच्छा, इस वजह से आपकी आपका धंधा है। यू वुड बी सरप्राइज्ड, जो डेंटल प्रॉब्लम्स की जो अकरेंस है ना हमारी पॉपुलेशन के अंदर 80% है। 80% है? 80% of the population needs dental treatment of some sort. ओके, और व्हाट आर द मेन रीजंस? Poor oral hygiene, उसके बाद फिर यही आपका गुटखा, छालिया, सिगरेट, नस्वार, ये सारे टोबैको प्रोडक्ट्स। फिर आपका लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है लोगों को, बेसिक ओरल हाइजीन की वो एजुकेशन नहीं है। यही बेसिक टिप्स हैं जिससे आप अपनी अकरेंस ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। आप बट मैं तो चलें एक वो स्पेसिफिक क्लास को कैटर कर रहा हूँ, मेरे पास जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास हर पेशेंट आता का पेशेंट नहीं आता। तो जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तबका जो मेरे पास आ रहा है या अपर क्लास का तबका आ रहा है, उनमें से जो पेरेंट्स होते हैं दे आर सरप्राइज जब इनको मैं एक सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूँ, कि एडवाइस देता हूँ, डॉक्टर साहब हमारे बच्चा का क्या करें, इसके दांत साइड हैं। भाई मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चे की एक आदत बनाते हैं, उसने बिस्किट भी खाया है ना, कुल्ली करे। सही है। तो वो मेरी शक्ल को ऐसे ब्लैंकली देख रहे होते हैं ना, कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बात बोल दी है, कि ये पागल बना रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। भाई एक सिंपल सी साइंस है, एक कुदरत का असूल है। दांत पे कोई खाने की चीज चिपकी रहेगी, वो गलेगी, वो आपके दांत को भी गलाएगी। बिल्कुल सही है। आप जब कुल्ली कर लेंगे, सफाई रखेंगे, इसीलिए डेंटिस्ट कहता है कि सोने से पहले रात को ब्रश करो, इसीलिए कहता है सुबह उठ के ब्रश करो ताकि दांतों पे कोई खाने की चीज़ ना पड़े, इसीलिए वजू में 5 दफ़ा आपको दिन में कुल्ली करने की वो है, इसीलिए आपको हमारा दीन भी कहता है कि भाई खाने के बाद कुल्ली करो। बिल्कुल वजह सही है ना हाँ। कोई। बिल्कुल सही है हाँ। वो बिल्कुल ऐसा सरप्राइज, एक शॉक पड़ता है हमारे लोगों को कि वो कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या रॉकेट साइंस बता रहा है, या बिल्कुल सही। हमें ये सिर्फ इतनी सिंपल सी बात बता के फीस पूरी कर रहा है, लेकिन इट्स अ फैक्ट। बिल्कुल सही है हाँ। ये फिर सेकेंडली डाइट। अब आपने वो इतनी रिफाइंड डाइट, इतनी सॉफ्ट डाइट खानी शुरू कर दी है। भाई आप पहले हमारे जो बड़े थे वो गन्ने भी खाते थे, हड्डियाँ भी चबाते थे, 70-70 साल के वो उम्र में, 80-80 साल की उम्र में भी वो इंतकाल कर रहे होते, तो दांत माशाल्लाह ज़्यादातर होते थे मुंह ऐसे में। ही हाँ। अब तो भाई वो 13-14 साल के बच्चों के दांत मुंह में नहीं होते हैं। अच्छा।
वजह यही है कि आपने उनको सॉफ्ट डाइट इतनी देनी शुरू कर दी है और शुगर्स इतनी ज़्यादा देनी शुरू कर दी है, शुगर इंटेक बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गया है। खास तौर पे जो जितने भी फूड, जंक फूड जो बच्चे खा रहे होते हैं बिल्कुल, उसकी वजह से। बिल्कुल। अब वो घर के अंदर मील टाइम्स ही फिक्स नहीं है। हम्म। बच्चे जो हैं वो जिस वक्त वो रोया, चलो भाई एक चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, एक बिस्किट पकड़ा दिया, भाई वो रोटी सालन, हम्म, वो फ्रूट्स जो घर में कट के खिलाए जाते थे वो कहाँ गए? सही है। वो किसका काम है देना? वो डेंटिस्ट आके तो घर पे नहीं बिल्कुल खिलाएगा ना। ऐसे ही है, हाँ। तो अभी जो आप खास तौर पे बच्चों में ये चीज़ आप ज़्यादा मेरे ख्याल से बच्चों में देख रहे होंगे बनस्बत इसके जो बड़े हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पेरेंट्स कि बच्चों को ये चीज़ें ना दें, स्ट्रिक्टली ना दें, और ये चीज़ें देनी ज़रूरी है? देखें, वही अभी जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि शुगर्स तो सही है। नॉट इवन फॉर डेंटिस्ट्री, अब मेडिकल साइंस भी कहती है शुगर्स तो हराम है। बिल्कुल सही। ठीक है, एनी शुगरी स्टफ, चाहे वो ड्रिंक्स हों, चाहे वो टॉफ़ीज़ हों, चाहे वो डिज़र्ट्स हों, शुगर तो वैसे ही आपके लिए वो तो पाकिस्तान कातिल वाले है। तो फिर कहाँ जाएंगे अगर शुगर नहीं खाएंगे अगेन, तो? अगेन वही फिर पेट पे लात पड़ेगी बड़ों के शुगर से, तो वो फिर आपको खानी पड़ेगी। ठीक है, आप देखें ना, अगर आप शुगर हटा दें हाँ, और इस टाइम पे, हम्म, तो फिर खाने में क्या बचेगा? और आप देखें ड्रिंक्स के अंदर शुगर है, फिर उसके बाद जो भी बच्चे चीजें खा रहे हैं, खासतौर पे कप केक बहुत चले हुए हैं, उसमें भी शुगर है। ईच एंड एवरीथिंग हैज शुगर। यार मैं आपको मेरे अपने घर का मैं बताता हूँ। अभी गर्मियों का सीज़न था, कैरी मिलती है, जी। ठीक है, 50-60 रुपए किलो मिल जाती है। हम्म। हमारे घर में कैरी का शरबत बनता है। हम्म। कैरी को उबाला जाता है, सही है। उसका एक स्कॉच टाइप का बना लिया जाता है और उसमें शहद डाल के उसको हम बोतल में रख लेते हैं सही है। और उसको जग में मिला मिला के ठंडे पानी के साथ पी रहे होते हैं। ठीक है। उसमें क्या था? शहद था, हम्म। फ्रूट था, हम्म। उसमें शुगर नहीं थी। उसमें शुगर नहीं थी, सही। ड्रिंक है ना, सही है। हमने सुबह शाम पी है भाई गर्मियों में, ना किसी को हीट स्ट्रोक हुआ ना किसी को गर्मी दाने हुए। और ये खाली मतलब मेरी इजाद नहीं है, मेरे घर में हाँ, ये शुरू से ये था। सही है, ठीक है। हम बस ये था कि हमने पकड़े रखी वो अपने पकड़े बड़ों रखी ने ये जो चीज। चीज़ें सिखाई। हम्म। हम भूले नहीं, हमने आसान काम नहीं किया कि 1.5 लीटर बाजार से पकड़ी, बच्चे के हाथ में पकड़ा दी, पी ले। हम्म। तो इट्स एवरीवेयर, नॉलेज हर जगह है, इंटरनेट का दौर है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हैं अब तो दुनिया में ट्रेंड चल रहा है हेल्दी ईटिंग ईटिंग हैबिट्स का। बस ये थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है, वो करने को हम तैयार नहीं है। सही। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि इस टाइम पे जो डेंटिस्ट, अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल वो अंडर अभी इंटर कर रहा है, अब उसने करियर चूज करना है, तो व्हाई ही और शी शुड चूज डेंटिस्ट्री? तो ये मतलब, ये आपको लगता है कि यार ठीक है, मैं आ गया, गलती से अब्बा ने बोल नहीं, दिया? मैं मना नहीं करता। हम्म। मेरा डेंटिस्ट्री के बारे में ना सब मेडिकल फील्ड्स में मेरा एक ये जो मैं हर बच्चे को बात करता हूँ, जो मेरे पास बच्चे आते भी हैं कोई एडवाइस लेने, मैं उनको सबसे पहले दिलासा ये देता हूँ, बेटा भूखे नहीं मरोगे। हम्म, सही है। बेसिक ग्रेजुएशन कर लो, अपना स्किल सेट अच्छा करो, जो तुम्हारे वार्ड ड्यूटीज़ लग रही हैं, जो तुम्हारी रोटेशंस लग रही हैं, क्लिनिकल हैंड अपना अच्छा कर लो, कभी भूखे नहीं मरोगे। सही है। कुछ नहीं, किसी के पास जॉब कर लोगे, तुम्हारे हाथ से किसी बच्चे किसी पेशेंट को आराम आएगा ना, तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। सही है। तो ये तो मैं गारंटी हर पेशेंट को देता हूँ। दूसरा ये है कि डेंटिस्ट्री जो है ना, वो असल में अगेन वही कि नॉलेज नहीं है लोगों को। इसका थोड़ा सा ना इसका मुझे इस तरह से समझाएं कि जैसे हम्म, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर बनता है ना, जैसे मेरे दोस्त है, उसकी वाइफ जो है वो डॉक्टर बन रही है। हम्म, उसने पहले एमबीए किया, फिर वो सॉरी एमबीए कह रहा हूँ, एमबीबीएस किया, एमबीबीएस किया, फिर हम्म, उसके बाद वो पता नहीं क्या क्या वो स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, फिर उससे पहले वो होती क्या है। होम ड्यूटी जो जी कहलाती जी, है, हाउस जॉब होती हाउस है, जॉब जो होती है, फिर वो उसके उसके बाद अंदर लगी रही, स्पेशलाइजेशन फिर होती है। हाँ एफपीबीसीएस पता नहीं है, एक्स वाई जी ना। हाँ हाँ। तो ये डेंटिस्ट में किस तरह से चलता है? जैसे ग्रेजुएशन करते वक्त कोई स्पेशलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, और फिर क्या क्या फील्ड्स हैं स्पेशलाइजेशन में? देखें, सबसे पहले आपने ए लेवल्स ख़त्म किया, इंटर किया, तो उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में ख़ास तौर पे दाखिला लेते हैं। पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ, तो आप क्या कौन सी डिग्री में दाखिला लेते हैं? BDS, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। सही। अब इसके बाद 4 साल की ये डिग्री होती है, जिसमें आपको MBBS के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, पूरा हेड टू टो बॉडी को पढ़ाया जाता है, उसके फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर बना रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर
अलॉन्ग विद दैट आपको अपने डेंटिस्ट्री के स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। सही है। फिर क्लिनिकल वर्क होता है। हम्म, क्लिनिकल वर्क वगैरह के बाद एग्ज़ाम्स आपने 4 साल अपने निकाले, उसके बाद हम्म, जाके आपको डिग्री मिलती है। सही है। डिग्री के बाद आपको 12 महीने की हाउस जॉब करनी होती है, जो होती है किसी भी रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी देना 1 साल की। डिफरेंट वार्ड्स के अंदर सर्जरी का है, ओरल सर्जरी का है, रेस्टोरेटिव का है, पेडियो का है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उस ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट 12 मंथ्स आपको लाइसेंस मिलेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्नाइज्ड, ओके, क्या आप डेंटिस्ट बन बन चुके? चुके हैं। उससे पहले आपको डिग्री मिली थी 4 साल बाद। सही। ओके। 12 महीने बाद जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है। फिर आप क्लिनिकल साइड पे जाना चाहते हैं, आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके फौरन बाद आप स्टार्ट। हाँ, आप उसके अलावा ये है कि आप अपना स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो स्पेशलाइजेशन में भी फिर 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। आप एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं या आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। ठीक है। इट्स नॉट मतलब ये लिमिटेड नहीं है कि डेंटिस्ट्री है बस यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। क्योंकि देखिए डेंटिस्ट्री में भी इट्स क्या करना है हाँ, उसका। लेकिन उसमें भी 32 दांतों में भाई ओरो मैक्सोफेशियल सर्जन है, उसका काम अलग है। आपका ऑर्थोडोंटिस्ट है, ब्रेसेस का काम करता है। पेरियोडोंटोलॉजिस्ट है, वो स्केलिंग गम्स का इशू है, इम्प्लांट्स, वो डील करता है। रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट अलग होता है। एंडोडोंटिस्ट जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है रूट कैनाल्स का। तो इसमें मतलब सबसे ज्यादा हाई पेइंग क्या है? हमारी ऑडियंस को तो ये होता है कि हाई पेइंग बता दें हम, ताकि जाके उसको कर लें। हाई पेइंग वो है जो जिस डेंटिस्ट के पास रोता हुआ पेशेंट आए और बाहर हंसता हुआ निकले, हम्म, सही। वो हाईएस्ट पेइंग जॉब है। सही। तो उसमें अब वो एक इंसान आपके पास तकलीफ में आया है ना, और वो जब आपके पास से गया है तो वो मुस्कुराता हुआ गया है या सुकून में गया है। वो उसके बाद जब वो आपको रेफरल्स भेजेगा ना तारीफ के साथ कि यार फला डेंटिस्ट के पास जाओ, मेरा उसने मसला हल किया था, वो आपकी लॉटरी लग जाती है। सही। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद आप उल्टी छुरी शुरू कर दो। सही है। आपने उसी कंसिस्टेंसी से, उसी ईमानदारी के साथ बाकी पेशेंट्स को भी देखते रहो। अच्छा, डॉक्टर ईमानदार होते हैं? हमने तो सुना है डॉक्टर जो है वो कमीशन लेके जो है वो दवाइयाँ लिख देते हैं और फिर ये वाले काम कर देते हैं। डेंटिस्ट्री में प्रिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा है ही नहीं ना। अच्छा, तो फिर जैसे आपको क्या एमबीबीएस वाले जो है, हम तो टेबल कुर्सी लगा के प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी लिख रहे हैं। सही है। हमने तो प्रोसीजर कैरी आउट करना है। हम्म, उसके बाद अगर ज़रूरत है, जैसे एक्सट्रैक्शन की है या कोई वूंड है, उसके साथ हमने सपोर्टिव थेरेपी में यानी कि मेडिसिन आपकी दी है। सेकंड इनकम नहीं बन पाती। नहीं, हम हमारी कोई इतनी इज्जत नहीं होती। बस। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हमें नहीं इज्जत देती। अच्छा, सही। हाँ, इसीलिए हम फिर अपना कमा के पेट भरते हैं। चलिए ये अच्छा हम है। अपनी आपको मौका ही नहीं मिला, होता है ना जैसे मौका ही नहीं मिला तो। हमें अपनी ट्रिप जो है ना खुद ही फंड करनी पड़ती है। सही। ठीक। वैसे इन जनरल जैसे दूसरे मेडिकल उसमें इस तरह के लूप होल्स हैं, डेंटिस्ट्री में क्या है? कुछ ना कुछ है या नहीं है, बिल्कुल ही क्लीन है? मैं इस नहीं सेंस नहीं में पूछ रहा हूँ कि नहीं, जैसे फॉर देखें एग्जांपल यार, कोई गंदे गंदे अंडे हर जगह वो होते क्या हैं। करते हैं, मतलब ये इसलिए इनसाइट पूछना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो भी ऑडियंस सुन रही है अगर वो डेंटिस्ट के पास जाती है, देखें तो हाउ टू आइडेंटिफाई एंड व्हाट आर द हिडन थिंग? देखें एक तो ये बात है ना, सबसे पहली बात तो ये कि डेंटिस्ट जो है वो आपको डरा रहा है या आपको समझा के आपकी टेंशन को रिलीव कर रहा है। वो डरा के आपके साथ 50 प्रोसीजर्स लिख के दे रहे हैं कि इनके बगैर तुम मर जाओगे, तो भाई वो फिर सही नहीं है ना। सही है। सबसे पहले तो वो डेंटिस्ट का काम है कि वो आपको सुकून से बैठाए, आपका मर्ज समझाए, फिर उसके बाद आपके साथ बैठ के ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करे, सही। टाइम दे, हम्म, ताकि पेशेंट जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके फिर ट्रीटमेंट कराए। सही। अब सॉरी टू से बहुत से लोग ऐसे हैं वो सीधा मुंह पेशेंट की तरफ बात भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं मुंह खोलो, बस वो अपने असिस्टेंट को छोटे को साथ रखा हुआ होता है, ये कर दो ये कर दो ये कर दो, वो पेशेंट बस यूँ देखता रह जाता है। छोटा कहता है जी ये बिल आ गया, आप बाहर जाके पैसे भर दे तो हम काम कर देंगे। सही। जुल्म कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डेंटिस्ट की तरफ किस तरह से आए आप, और फिर क्लिनिक कैसे ओपन हुआ? वो व्हाई डिडंट यू जॉइन एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग लाइक दैट? तो अपना क्लिनिक की तरफ किस तरह से आना शुरू? यार असल में अपना दिमाग का ना एक प्रॉब्लम हमेशा से था कि काम अपने लिए करना है। ओके। तो डेंटिस्ट्री
प्रोवाइडेड मी दैट अपॉर्चुनिटी। ये नहीं है कि मैंने फ्रॉम डे वन मैंने अपना काम किया है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद एक बड़े हमारे मशहूर डेंटिस्ट हैं कराची के, वो ही इज़ माई मेंटोर टिल दिस डेट, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। उनके क्लिनिक पे ज्वाइन किया मैंने और 8 साल उनके साथ काम किया है। और स्टार्ट इस तरह किया था कि एक चेयर साइड असिस्टेंट की तरह मैं सक्शन लेके खड़ा हो जाता था उनके साथ, बस जो कर रहे होते थे बस मैं यूं देख रहा होता था कि अच्छा ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। मतलब मुझे सवाल पूछने की भी इजाज़त नहीं होती। अच्छा, सही। ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट टू अ जॉब टू परसेंटेज, और उसके बाद फिर अपने काम पे फिर ग्रेजुअली फिर अपना क्लिनिक स्टार्ट किया 8 साल बाद। सही। अच्छा, जब आप जॉब कर रहे थे 8 साल, तो उस टाइम आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार काम तो मैं करता हूँ और सर के पास पैसे चले जाते हैं, और जब आपने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया तो वो फीलिंग और उस फीलिंग में क्या डिफरेंस आया? क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं ना दादा, जिन्होंने सिर्फ जॉब की हाँ होती वो है, आती है, वो उनका आती ये है। होता है कि यार मैं सारे काम कर रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ, ये तो बस ऐसे कर यार रहे हैं। इसमें ना मैं कहूँगा, अल्लाह बख्शे मेरे वाले साहब ने मुझे एक बात समझाई थी। उन्होंने कहा था बेटा ज़िंदगी में कभी भी ना अपने आप को हीरो नहीं समझना। तो तुम जो कर रहे हो ना काम, वो तुम अपने लिए कर रहे हो, उसमें से देखो तुम गेन क्या कर रहे हो। तो मैं घुटता था बाज़ औक़ात कि यार अब्बा मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तनख्वाह देखें कुछ है ही नहीं, फिर भी शर्म शर्म आती है आपसे, मुझे महीने के आखिर में पैसे मांगने पड़ते हैं। तो मुझे ये कहते बेटा तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि तुम्हें तनख्वाह के साथ तुम्हें ट्रेनिंग कैसी मिल रही है, तुम्हें तुम ये चीज़ क्यों नहीं कहते? और वाकई में जो मुझे उस क्लिनिक के ऊपर 8 साल जो मैंने जो सीखा, पेशेंट डीलिंग करना, ट्रीटमेंट चॉइसेस देना पेशेंट को कैसे करना है क्या है, वो मेरे अभी तक मेरे साथ है। वो कोई मुझसे नहीं ले पाया, पैसे तो पता नहीं कहाँ गए। और उसके बाद फिर जब अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, उस वक्त भी मतलब ये एक दिमाग में था कि बेटा अभी भी डर के ही चलना है, सही है। फन्ने खानी नहीं दिखानी ऐसे है। ही है, हाँ। क्योंकि हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह मियाँ फौरन ही ना थप्पड़ मार के वो नीचे जमीन गिरा पे ले आते, बेटा आजा बहुत ऊंचा उड़ रहा है। सही। तो ये तो भाई ये तो अपनी घुट्टी में था कि भाई कभी भी अपने आप को नहीं करना, फन्ने खानी नहीं समझनी। और यही चीज़ है, मैं अपने पेशेंट्स को साथ भी मैं यही करता हूँ, मैं उनको क्लियर करता हूँ कि देखें जी ये मेरी लिमिट्स हैं, यहाँ से अगर मैं नहीं कर पा रहा मैं आपको रेफरल कर दूंगा। सही। नाराज़ हुए कुछ पेशेंट्स कि यार आपने किसी और के पास भेज दिया, आपने नहीं किया। मैंने कहा जी मुझे पता है ना मैं नहीं कर सकता, मेरी लिमिट है। सही। मैं कह दूँ हाँ मैं कर लूँगा और उल्टा काम कर दूँगा, ज़िंदगी भर के लिए आप मुझे कहोगे बुरा कर दिया। तो वो ये हुआ कि वो पेशेंट बाद में आके देवर लाइक के जब उनकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई कि हाँ डॉक्टर साहब आपने सही कहा था कि उनसे करवा लें। सही। तो ठीक है यार, हमारा को हो गया, काम हो गया पूरा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर क्लिनिक ओपन करना है तो व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स? ठीक है, जैसे एक आपने बोला लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई और लीगल रिक्वायरमेंट है? और फिर अगर लेट्स सपोज अगर मैं एज अ डॉक्टर, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मेरे पास एक्सपीरियंस भी आ गया, अब मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ ये बिजनेस, तो स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को मुझे करना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें लीगल रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो बेसिक तो लाइसेंस ही आके ग्रेजुएट होना चाहिए, हाउस जॉब होनी चाहिए। अच्छा अब हमारे यहाँ लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है ना, अगर हम बाय द बुक चलें ना तो मेरे ख्याल से आधे डेंटल क्लिनिक्स बंद हो जाए पाकिस्तान में। ओके। आपको पता है डेंटल क्लिनिक में जो एक्सरे होता है ना, उसका लिए भी आपको एक लाइसेंस चाहिए। और ये वर्ल्ड वाइड होता है या सिर्फ पाकिस्तान? पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी पाकिस्तान के लिए डेंटिस्ट की बात कर रहा हूँ ना। तो जब हम लाइसेंसिंग पे और उस पे आएंगे तो वो फिर आप जितनी रेगुलेशंस आप पढ़ेंगे ना, तो फिर कैसे चल रहे हैं सब? वो फिर नहीं चल सकता क्लिनिक। ओके। सही। अच्छा अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले लाइसेंस, ठीक है। फिर ऑब्वियसली फाइनेंसेस, कितना सस्ता नहीं है। फाइनेंस होना चाहिए? देखें अब जैसे एक सिंपल डेंटल चेयर जो है वो 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, 12-13 लाख तक जाती है। बीच जितना गुड़ डाले उतना मीठा, 20-20 30-30 लाख की भी होती है। फिर आपका सबसे मेन जो होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? जिसपे वो लेटते हैं? नहीं, ऑटोक्लेव वो होता है जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करता है।
आजकल आपने नाम सुना होगा हेपेटाइटिस, एड्स, वायरस वगैरह, तो भाई इंस्ट्रूमेंट साफ किस में होंगे? वो एक ऑटोक्लेव है जो अंडर प्रेशर स्टीम के साथ इंस्ट्रूमेंट्स को 1 घंटा उसमें वो मतलब एक क्लीन पेशेंट से होते हैं। यूज करने के बाद दूसरे पेशेंट का यूज करने से नहीं पहले। होता, आपको मल्टीपल सेट्स रखने होते हैं अच्छा, ओके। और उसके बाद वो फिर एट द एंड ऑफ द डे वो सारे इस्तेमाल शुदा सेट्स जो है पहले केमिकली डिसइंफेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर ऑटोक्लेव में 1 घंटे के लिए चलते हैं, फिर जाके वो इस काबिल होते हैं कि दूसरे दिन इस्तेमाल होंगे। ओके। तो ऑटोक्लेव सबसे बड़ा नंबर नंबर 2 पे ऑटोक्लेव है, क्योंकि चेयर होगी, चेयर के साथ ऑटोक्लेव चाहिए ही चाहिए। सही है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मटेरियल, क्लिनिक, क्लिनिक की प्रेमिसेस रेंटेड है, वो एक ओवरहेड एक्सपेंस से कहा जाता है। अपनी है बहुत अच्छा है भाई, फ़ायदा होता है, आपका रेंट बचता है, रेंट भी कम नहीं है। फिर अब मैं जो नए जो क्लिनिक्स होते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि भाई कोशिश करो सोलर पे चले जाओ, सही है। क्योंकि ऑब्वियसली बिजली के बिल पूरे पाकिस्तान में क्या हिसाब हो गया है। हम्म। तो अगर आप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर क्लिनिक अगर आप सोलर का भी एक रख लेते हैं साथ में, तो आप बहुत एक अपना चंक बचा लेते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। फिर स्टाफ, स्टाफ कितना डेंटिस्ट, रिक्वायर्ड होता है? भाई एक चेयर के साथ एक असिस्टेंट तो चाहिए ही चाहिए। और ये ग्रेजुएट होते हैं नॉर्मली? नॉर्मली जो होते हैं डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, ओके। ग्रेजुएट नहीं होते हैं, बेसिकली मैट्रिक और इंटर के बाद डिप्लोमा किए हुए होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए। और विद एक्सपीरियंस अगर स्टाफ मिल जाए तो वो सोना है, बिकॉज अ क्लिनिक और अ डेंटिस्ट इज एज गुड एज इज स्टाफ, क्योंकि वो स्टाफ जो है ना वो आपका फेस है। बिल्कुल, हाँ। पहले दरवाजे पे पेशेंट को वो स्टाफ डील कर रहा है, उसके बाद डॉक्टर की शक्ल देखेगा। तो स्टाफ ही अगर कर्टियस या इंटेलिजेंट या वो वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड या इवन वेल नोइंग ना हो, हम्म। मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है इस क्लिनिक के अंदर, सही है, हाँ, बिल्कुल। तो वो नुकसान ही करेगा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप एक अपना डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, सही है। फिर जाके कहीं पे, और फिर वहाँ पे फिर अब आता है मसला कि पेशेंट कैसे आए। अच्छा, यहाँ तक ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आपको क्या लगता है अप्रोक्सीमेटली आज के दिन में अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो कितनी रिक्वायर्ड होगी? डिपेंडिंग गुड़ कितना डालने उतना कोई मीठा। भी एक एवरेज आप मिनिमम इतना तो ऑन एन या एवरेज आपको यार 2 से 3 मिलियन रुपए तो चाहिए ही चाहिए लाख? सही है। एक रेंट की जगह पे क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए विद बेसिक इक्विपमेंट। हम्म। अब बेसिक इक्विपमेंट इक्विपमेंट का मतलब है कि वो पाकिस्तानी और चाइनीज़ मेक का इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल करके तो किया। सही है। आप जापानीज, कोरियन या जर्मन्स पे जाते हैं तो फिर तो वो यानी आपके स्केल ही पास अलग हो अगर जाता है। स्टार्ट करना है तो 4 to 5 मिलियन तो होने चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन आपको ऑनगोइंग भी चलाना जी जी, ओवरहेड कॉस्ट भी आपको चाहिए, 6 महीने का आप अपना रेंट भी रख के रख चलोगे, मार्केटिंग बजट भी चाहिए। अब ऑब्वियसली आपका इंटरनेट वाला काम आ गया है सारा, ऑब्वियसली दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द गेम। सही। तो हो जाता है तकरीबन 4 to 5 मिलियन एक क्लिनिक को चाहिए होता है। मार्केटिंग बता रहे थे आप? मार्केटिंग मिशन में कैसे हैं? हाँ। देखें हमारे ज़माने में तो मार्केटिंग थी नहीं, मिशन कैसे आते हैं? उस वक्त तो यही था कि भाई क्लिनिक खोल के बैठ गए अपना जो जानवाज बिछाई। नहीं, उस वक्त ये था कि अपना एक छोटा सा पेशेंट पूल बन गया था 6-8 साल में, हाँ। तो वो आ गए साथ में और उनके रेफरल से अपना अल्लाह का शुक्र है अभी तक वही है कि वही रेफरल्स के पेशेंट जो हैं उन्हीं की एक साइकिल चलती जा रही है। जो मैंने बात बोली थी ना पहले कि भाई आप एक पेशेंट को सुकून से स्माइल करते हुए अपने क्लिनिक से भेजोगे ना, वो 10 लोगों को भेजेगा, बिल्कुल ऐसे। वो वाला रूल है। सही है। मतलब तो इसका मैं मतलब ये आपको है कि सारे आप पेशेंट्स का सर्विसेज, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत सारे बिजनेसेस है ना, उनमें ना रेफरल क्लाइंट कम होता है। हम्म ठीक है, ये आप अगर देखें ना थोड़ा सा, हम्म तो उन्हें फिर मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम्म तो रेफरल बनाने के लिए व्हाट डू यू थिंक, एक तो आपने जाहिर सी बात है उसकी ट्रीटमेंट अच्छी करनी है, उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक किस तरह से अपने क्लाइंट को मैनेज करना चाहिए ताकि वो रेफरल ज़्यादा से ज़्यादा ले सके? यार एक एक वन वर्ड ओनली, एम्पैथी। सही है। पेशेंट आया है ना, वो आपके पास तकलीफ में आया है, खुशी से नहीं आया है। उसे डॉलर नहीं देखो। हाँ, मतलब उसको ना, मतलब उसकी जेब पे नज़र नहीं रखो, उसकी तकलीफ पे नज़र रखो, उसको उसके हल बताओ, उसको समझाओ कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी ट्रीटमेंट्स नहीं करो। सही है। बहुत से पेशेंट आते हैं, अच्छा आपने तो इतना छोटा सा हल बता दिया, भाई ज़रूरत ही इसी की थी। हम्म। तो
वो जो चीज़ है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे वही एक कामयाबी का राज है। ये अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि जैसे मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में ना इन जनरल भी ना फ्रेंचाइजिंग का सिस्टम नहीं है। मतलब जैसे केएफसी है, तो केएफसी ऐसा पाकिस्तान का कोई ब्रांड आप बताएं। अभी दूसरा केएफसी आया है, वो भी रिसेंटली, जो कबाब फ्राइड जी, जी। चिकन है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें उससे पहले तो कोई इस तरह की चेन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपकी डेंटल है उसमें भी कोई इस तरह की चेन नजर नहीं आती। इसमें कोई स्पेसिफिक रीजन है या ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें एक काम करना नहीं, मुश्किल है? देखें, बाहर अमेरिका कनाडा में ना डीएसओज के नाम से चेन्स ऑफ डेंटल क्लिनिक्स होते हैं। वो सिस्टम जो होता है डीएसओ कहलाता है। लेकिन उसके लिए, सॉरी, उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो ये होती है कि स्टैंडर्डाइजेशन। हम्म। आपके डॉक्टर्स का, स्टाफ का, इक्विपमेंट का एक स्टैंडर्डाइज्ड सेटअप चल रहा हो। हाँ, तो हमारे मुल्क में स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, केएफसी भी एक ही इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी स्टाफ ट्रेनिंग्स के ऊपर पहले टाइम लगाया। कबाबजीज भी अगर चल रहा है आपके एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की, रेसिपी, इक्विपमेंट, स्टाफ सबको ट्रेन पहले किया, सेटअप्स किया है। मेडिकल फील्ड में स्टैंडर्डाइजेशन करना हो सकता है, बट द लॉजिस्टिक्स एंड द फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व आर प्रोहिबिटिव। बहुत महंगा है। इसके अंदर फिर वही वाली बात है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई इन्वेस्टर आए जो इस चीज़ को समझे तो फिर हो सकता है। क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन आपका हाथ बहुत सख्त है, पेशेंट जो है चीखता है। मेरा हाथ बहुत नरम है, पेशेंट को आराम आता है। अब करते तो दोनों एक ही रूफ में काम है, सही है। बट क्या होगा कि पेशेंट को करना, कन्विंस करना कि भाई आपको भी दिखाए, मुझे भी दिखाए, वो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। सही। तो स्टैंडर्डाइजेशन करना ना बहुत सबसे बड़ा। लेकिन डोंट यू थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी? It is. People are trying it. People I know they are trying it, but obviously अभी भी ना वो अभी मच्योर नहीं है वो। बहुत से मतलब मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि हम स्टैंडर्डाइज करके और वो इस तरह चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स का सेटअप करें। बड़े उनके वो एग्रेसिव आइडियाज़ तो हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड वर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन ना, वो फिर लैग रह जाता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो सर्विस इंडस्ट्री है ना, तो स्टाफ ट्रेनिंग, इज द मेन की। स्टाफ, हाँ, वो दैट्स द मेन की। तो तो जब तक आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, एंड देन फिर उसके बाद उसकी क्यूसी, और ट्रेनिंग के बाद अगर आप कि क्यूसी उसे भी नहीं करो, तो फिर आप नहीं चला सकते। अच्छा, एक और चीज बताएंगे। जो 4 साल बंदा पढ़ता है उसके बाद 1 साल जो हाउस जॉब करता है उसमें उसको कोई स्टाइपेंड मिल रहा होता है? एंड राइट नाउ व्हाट इज द स्टाइपेंड अमाउंट? यार आजकल तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे पैसे हो गए हैं। अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, मेरे ख्याल से, डोंट कोट मी ऑन इट, बट मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार रुपये महीना मिल जाता है। ओके। और जब वो लेट्स से वो हाउस जॉब कर लेता है उसके हम्म, बाद अगर कहीं पे जॉब करता है किसी हम्म, भी क्लिनिक वगैरह में, हम्म। तो व्हाट इज द एवरेज सैलरी? फ्रेशी की यार देखो, हाँ। इज्जत नहीं है। साफ बात है, बेचारा 10 हज़ार भी ऑफर हो रहे होते हैं, जो अच्छा। उसको मुंह पे एक थप्पड़ ही लगता है कि यार ये मतलब इतना तो मैंने देखिए, करोड़ अब रुपए खर्च ये जो करके चीज़ है, अच्छा ग्रेजुएशन ये की है। हमारी ना इंजीनियरिंग के अंदर भी इस हम्म, तरह का मसला है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है इंजीनियरिंग के साथ। हम्म, लेकिन जो डॉक्टर हैं इतनी मेहनत करते हैं, इतनी एफर्ट्स करते हैं, और फिर डेंटिस्ट रिलेटिवली ज़्यादा है, मतलब इंजीनियरिंग फर्म्स के मुकाबले में हम्म, डॉक्टर ज़्यादा है ना हम्म, पाकिस्तान में, हम्म, अगर आप इंडस्ट्री वाइज बात हाँ, करें, हाँ, क्योंकि बीमार तो होना है सबने, हम्म, मसले होने। हम्म। तो वहाँ पे ये क्यों है? पे स्केल कम क्यों है? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप फ्रेशी है उसको थोड़ी इज्जत दो, मिनिमम इतने पैसे दो? देखिए, मिनिमम वेज तो आपके एक मजदूर की जो गवर्नमेंट ने सेट की है वो 38 हज़ार रुपये हाँ, बजट में जो की है इस सही साल। है। मिलती कहाँ है? कितनी मिलती है? 2,500 रुपये में एक दिन सही। की दिहाड़ी मिलती है। ठीक है। वो भी अगर वो उस्ताद हुआ। सिंपल मजदूर 1,000 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही। अगेन वही वाली बात है कि रेगुलेशंस का इशू है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। लॉज और सेफगार्ड्स सब मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। चलिए ये बताएं, एवरेज जो क्लिनिक है, एक एवरेज इनकम पूछा था, क्योंकि अपर एंड तो बहुत ही अपर एंड हम्म, है ना, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे हम्म, डॉक्टर अलवी का क्लिनिक है, वो तो काफ़ी ज़्यादा बनाते होंगे ना, तो माशाल्लाह से प्रेसिडेंट साहब भी हैं हमारे। हम्म। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज एक क्लिनिक है, डेंटिस्ट क्लिनिक, व्हाट डू यू थिंक है वो मिनिमम मंथली इतना तो बनाते होंगे नेट प्रॉफिट क्या है?
यार अगर डेंटल क्लिनिक, अगर कोई डेंटिस्ट अगर कह रहे हैं ना कि मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे कॉस्ट कवर नहीं हो रहे और नहीं मेरा फिर भी घर नहीं चल ये रहा, तो हो रहा होगा ना, लेकिन फिर भी नहीं, यार। हाँ। मेरा घर नहीं चल रहा, तो उससे बड़ा दुनिया में निकम्मा और नालायक इंसान कोई नहीं। ओके। मैं यहाँ पे ये कहूँगा, सही है, डिप्लोमेटिक डेंटिस्ट्री आंसर। जो है वो यही है कि आप अपने ऊपर अपना अपना हुनर जितना निखारोगे उतना कमाओगे। 100%। सिंपल। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत सारे जो डिफरेंट सवाल थे वो हमने पूछ लिए। मुझे ये बताएं थोड़ा सा, मतलब लेट्स सपोज जो लोग डेंटिस्ट की तरफ आना चाह रहे हैं या इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और अपने क्लिनिक, वो मतलब वो जो फ्रेश हैं जो हम्म। इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, डेंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कर ली है या जॉब कर रहे हैं और अपनी क्लिनिक ओपन करना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? सबसे पहले भाई अपने स्किल्स पे काम करो, हम्म। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की तरफ जाना है तो फिर क्लिनिक पहले नहीं खोलो, पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ओके। चाहे पाकिस्तान से करो, एफसीपीएस करो, एमडीएस करो, या बाहर जाके करो। क्योंकि एक दफ़ा जब आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर आप घुस जाते हो ना, अपना क्लिनिक खोल लेते हो, दैट्स अनदर बॉल गेम। बिल्कुल ऐसे है। फिर आपको क्या होता है कि उसको बंद करके हम्म। एजुकेशन को दोबारा टाइम देते हुए अच्छा नहीं लगता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। हाँ, तो वो मैं सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये कहूँगा कि भाई अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है या आपका इंटेंट है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो फिर पहले वो कंप्लीट करो। व्हाट डू यू थिंक, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी और चाहिए, यहाँ से करनी चाहिए बाहर से? दोनों, जैसे आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आइडिया क्या पैसे है? हैं तो बाहर से कर लो, पैसे नहीं है तो बाहर से पाकिस्तान से करके भी वापस करो। आना चाहिए पाकिस्तान? वो जितना खर्चा किया होगा बाहर, वो पाकिस्तान उसको समझ नहीं आएगा। ओके, तो नहीं आना प्लेन चाहिए। एंड सिंपल। क्योंकि वो वहाँ पे आप डॉलर्स में पे कर रहे हो ना भाई, 25-25 हज़ार डॉलर पर सेमेस्टर आप फीस पे कर रहे हो। यहाँ पाकिस्तान आके उसको बनाते बनाते कहाँ चला वैसे इन जाएगा। जनरल जो डॉक्टर्स हैं खासतौर पे यूएस वगैरह में तो बहुत अर्निंग करते हैं, जो नॉर्मल हम्म। एमबीबीएस वाली फील्ड वाले हैं। हम्म। तो डेंटिस्ट का भी यही हाल है? बहुत अच्छी अर्निंग है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड डेंटिस्ट कहीं भूखा नहीं मरता। अगेन वही बहुत ही नालायक और बहुत ही निकम्मा उसके डेंटिस्ट लिए है जो जरूरी, ये उसके कर लिए रहा जरूरी होगा। है कि आप बहुत ही निकम्मे हो। बहुत ही निकम्मे और बहुत ही नालायक हो तो आप भूखे मर रहे होंगे या कंप्लेन कर रहे होंगे, वरना वर्ल्ड ओवर अगर आपके पास लाइसेंस्ड है, आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं, यू आर गुड टू गो। बिल्कुल सही। चले, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब साहब, आप आए, यू आर आपने वेलकम टाइम जी। दिया। आप लोगों को भी डेंटिस्ट इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। सबसे पहली चीज़ मुझे शॉकिंग पता चली कि इन लोगों के कोई खांचे नहीं होते, तो बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं जो है डॉक्टर साकिब की क्लिनिक और उनकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह है वो भी शेयर करूँगा, कि अगर आपने कोई एडवाइस लेनी है तो आप डायरेक्टली इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह की और पॉडकास्ट को देखने के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम पाकिस्तान में लोगों को सिखा सकें कि कैसे बिजनेस करना है। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।